हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का सॉल्यूशन समझा दिया था, चैनल पर डाल दिया था। और आज हम सेक्शन सी, जिसमें कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये है आपके सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 और अपने क्वेश्चन पेपर का है क्वेश्चन नंबर 19। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया गया समीकरण, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण। और वो समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर है 2, और आप उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमने इसको जब इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए। तो हम इस लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि x बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखने पर पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप यहाँ 0 रखोगे तो बेटा 0 माइनस वाई बराबर 2, 0 में से y माइनस करिएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस को राइट में ले जाओ, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो x 0 और y -2, ये हमारा एक सॉल्यूशन आ जाता है। आप इसको इधर साइड में टेबल बना सकते हो, राइट में, लेफ्ट में, कहीं भी। ठीक है, जब मैंने x को 0 लिया तो y -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं? एक और वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 रख लेते हैं। y बराबर है 0 रखने पर जब y को 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। x में से 0 माइनस करेंगे तो x आएगा इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो x 2 आ गया, y 0। एक वैल्यू और ले लेते हैं। ठीक है, हम y को ले लेते हैं 1। इक्वेशन नंबर 1 में y बराबर है 1 रखने पर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यू आर नॉट बाउंड विद दीज वैल्यू। जो वैल्यू मैं रख रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही वैल्यूज़ रखोगे, आप अपनी अलग वैल्यूज़ रख सकते हो। ग्राफ सेम ही आएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 1 राइट में जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 + 1 3। तो x 3 हो गया और y 1 हो गया। ये 3 सॉल्यूशन हमने हाईलाइट भी कर दिए हैं और इनकी टेबल भी बना दी है। ठीक है, अब इनको रेंज में रखते हुए जल्दी से मैं यहाँ अब आपका ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। याद रखना है, अगर आपको ग्राफ पेपर मिलता है बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिलता है तो भी आपने अपनी आंसर शीट पर पेंसिल और फुटा की सहायता से ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा x एक्सिस है, मैंने काफ़ी डार्क करने की कोशिश की है। x डैश है, y है, y डैश है और ये 0 है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को बस देखते चले जा रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है। ठीक है, वीडियो के नीचे उसको प्रेस कर दीजिए। एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर दोगे तो आपको बार बार मेरे द्वारा डाली गई वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वीडियो डलते ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और आप उस मैसेज को पढ़कर वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब x पे देखो, इधर वैल्यू ऊपर मेरी उंगली के पास x की वैल्यू 3 तक जा रही है। तो यहाँ पर आपने फुटा रखना है और बिल्कुल इक्वल गैप्स पर डॉट्स लगाने हैं। तो ये मैंने एक 1 पे लगाया डॉट, इधर है भैया 1 और ये बेटा जी 2 और ये 3 और ये 4 और ये आ गया हमारा 5। तो अभी आप देखें, आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5। और y की वैल्यू जा रही है नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो पॉजिटिव में 1 तक जा रही है, नेगेटिव में 0 तक जा रही है। तो पॉजिटिव में भी ले लेते हैं 2-3 वैल्यूज़। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और इधर भी मैं आप प्रकार की सहायता से कंपास से भी इन पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो इक्वल डिस्टेंस पर। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज +1 +2 +3। अभी जो पॉइंट्स हमने एज ए सॉल्यूशन फाइंड किए उनको यहाँ प्लॉट कर दो। x 0 y -2, x 0 y -2 ये पॉइंट आ जाएगा। x 2 है और y 0 है, ये हम 8th क्लास में भी करके आते हैं। x की वैल्यू 2 है और y की 0 है, ये पॉइंट आ जाएगा। x 3 है और y 1 है, तो देखो y 1 इधर है, थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर। अब आप स्केल की हेल्प लेंगे और x 3 है तो ये पॉइंट आ जाएगा।
ठीक है भाई। तीनों पॉइंट्स को अब मैं थोड़ा और ऊपर कर रही हूँ, तीनों पॉइंट्स को आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है और जो स्ट्रेट लाइन हमें अब यहाँ पर मिलेगी दैट इज़ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो समीकरण हमें दिया गया था x माइनस वाई बराबर 2, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और ये रही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट। आकृति में डायग्राम अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू 50, एंगल पी आर डी 127, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। और यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ इंग्लिश में राइट किया। तो सेम डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो जो जो गिवन है अब मैं वो यहाँ पर राइट करने जा रही हूँ कि ए बी जो है वो इस सी डी के पैरेलल है। ध्यान देंगे, बर्फ़ में यहाँ लिख लेते हैं, फिर मैं कैसे क्वेश्चन करना है वो आपको बताऊँगी ताकि हमें बार बार नोटबुक ना उठानी पड़े जिसमें स्टेटमेंट लिखी है। ए पी क्यू 50 डिग्री है और एंगल पी आर डी 127 है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ये आपने फाइनल पेपर में नहीं लिखना है। अब आपने फाइनल जब सॉल्यूशन आप कर रहे हो कोई आंसर शीट पे, तो आपने डायग्राम जरूर बना देना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये नहीं सोचना है कि भी आंसर शीट पर उस पर क्वेश्चन पेपर पर हमें डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब ए बी सी डी के पैरेलल है, बात को समझे पहले। ए बी सी डी के पैरेलल है। देखो वैसे तो ये ट्राइंगल है तो हम 2 तरह की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एक्स और वाई को निकालने के लिए, और दोनों को बारी बारी से यूज़ करेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। इसी डायग्राम को मैं यहाँ बनाती हूँ। जब 2 रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो अंततः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम सीन यहाँ बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें तो ये ए बी हमारा जो है वो क्या है, इसके सी डी के पैरेलल है, हाईलाइट हो रहा है। और पी क्यू लाइन को थोड़ा सा पेंसिल से ही रफली मैं बस आपको समझाने के लिए आगे बढ़ा दूँ, इसको भूल जाऊँ तो ये ट्रांसवर्सल है। जब ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 50 और x इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू तिर्यक रेखा है। इंग्लिश में भी मैं बता दूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। तो जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अंत एकांतर कोण है, वो बराबर होते हैं। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इन्हें हिंदी में बोला जाता है अंतः एकांतर कोण, और भाई इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कितने डिग्री का है, 50 का, और ये कितने का है, x का। तो x की वैल्यू 50 आ गई। एक पार्ट तो हमारा हो गया, डन। अब y निकालना रह गया। अब ज़रा ध्यान देना, 2 प्रॉपर्टी हैं, हम 2 तरीके से y को निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये साइड को एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल आपका 127 है, ये y है और ये x है। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उसके सम्मुख वाले 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। x प्लस वाई सीधा 127 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू हमें पता है। अदरवाइज आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर कितने हैं, 180। तो 180 में से भैया 127 को माइनस कर दो, 53 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। x पता है, ये पता है, तो आप y भी निकाल सकते हो। तो एज़ यू विश, दोनों तरीके से मतलब करना एक ही है, एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में PRD एंगल PRD बाह्य कोण है, ठीक है। एंगल PRD बाह्य कोण है, इसलिए जो एंगल PRD है वो किस किस के बराबर हो जाएगा, RPQ, एंगल RPQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR। यहाँ कारण जरूर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज लिखना था भाई। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मुझे भी ना थोड़ा टाइम लग जाता है लिखने में, इंग्लिश मीडियम थोड़ा फिर भी लिखने में बढ़िया रहता है। त्रिभुज का बाह्य कोण 2 सम्मुख
आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। आंतरिक दो सम्मुख आंतरिक कोणों के, इन चीज़ों के नंबर मिलते हैं आपको, योग आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो पॉइंट लिखा है इसी के नंबर हैं भाई, ठीक है। कहीं आप सोचो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही हम आंसर लिखाएंगे और हो जाएगा। तो पी आर डी है 127 डिग्री, आर पी क्यू, ये डायग्राम चला गया, वाई है और ये एक्स है, बराबर है वाई जमा एक्स। तो 127 बराबर है वाई जमा 50 डिग्री, क्योंकि एक्स 50 डिग्री का है, 50 को इधर ले आओ, 127 माइनस 50 बराबर है वाई, 77 डिग्री बराबर है वाई। तो आंसर को लास्ट में कंक्लूड कर दिया करो, एक्स हो जाएगा 50 और वाई हो जाएगा 77, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ईजी है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में इसके सभी कोण ज्ञात करो। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल एंगल्स। बस इसमें केवल हमें लिखना है, सॉल्यूशन तो वर्बल है इसका। तो यहाँ हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। वैसे ये 2 नंबर के लिए था, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है थोड़ा, तो ये 3 में भी सूट कर जाता है। 3:5:9:13। तो माना चतुर्भुज का पहला कोण, माना चतुर्भुज का पहला कोण, देखिए ये बात पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। अनुपात का, रेशियो का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आता है तो रेशियो को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यूज करते हैं, तो इन सब के साथ हम x लगा देंगे। और चतुर्भुज का जो मैं एरो लगा रही हूँ आप मत लगाइएगा, पूरा लिखिएगा। दूसरा कोण हो जाएगा 5x, तीसरा कोण हो जाएगा हमारा 9x, और इसी क्वेश्चन पेपर में हमारा रिजल्ट आया हुआ है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 3x जमा 5x जमा 9x जमा 13x बराबर है 360 डिग्री। इसकी सहायता से हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे तो हमें चारों एंगल्स पता लग जाएंगे। 3 और 5 8 और 9 17, 17 और 13 हमारा आ जाता है बेटा 30x बराबर है 360 डिग्री, और x आ जाता है 360 डिग्री बटे 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 12। अब x की वैल्यू को बारी बारी से हम इन चारों में रखकर एंगल्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे, बस ये लिखने का ही नंबर है, नहीं तो क्वेश्चन तो 1 नंबर में भी आ सकता है ये। अतः चतुर्भुज का पहला कोण कितना हो गया, 3x, x की वैल्यू आई है 12, तो 3 गुणा 12 कितना हो गया, 36 डिग्री, ठीक है। अब आप फटाफट से निकाल दीजिए चतुर्भुज का द सेकेंड एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मेरे ख्याल से ट्रांसलेट कर सकते हैं हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो सेकंड हो जाएगा 5x, 5 गुना 12, 12 5 जा 60 डिग्री। और भाई चतुर्भुज का जो तीसरा कोण है वो हो जाएगा 9x, यानी कि 9 गुना 12 यानी कि 108 डिग्री। और चतुर्भुज का चौथा कोण हमारा है 13x, यानी कि 13 गुना 12, देख लीजिए 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 15, 156 डिग्री ये आ गया। अब आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो इन चारों का सम करके कि इनका सम 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये था बेटा जी आपका सेक्शन सी। और अब हमारा लास्ट बच जाता है सेक्शन नंबर डी, जिसमें हमारे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं फटाफट से। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF परस्पर बराबर हैं, तो दिखाएं कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम ACF और AB AC के बराबर है। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to the sides AC and AB are equal. Show that these two results। ठीक है, तो इसको ज़रा हम 5 नंबर का है तरीके से करेंगे। गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। तो ABC
और ये यहाँ से दो परपेंडिकुलर्स यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, एक का नाम है CBE, एक का नाम है CF। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो हम गिवन करके लिखते हैं, थोड़ा अलग अलग हम इनको एक अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं सॉल्व करते टाइम, तो बहुत अच्छा से ये सॉल्व हो जाता है। दिया है में जो भी आपको स्टेटमेंट बुक वाले ने दी है वो सारी राइट कर दो कि ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में BE AC पर लंब है। ध्यान देना, BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड, मैं दोनों मीडियम में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, CF AB पर परपेंडिकुलर है, तो CF लंब है AB पर। और जो सबसे बड़ी बात इसने बताई कि BE और CF आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये बात बुक वाले ने कही है। टू प्रूव, आखिर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ध्यान देना, अब ट्राइंगल ABE यानी कि देखो मैं डार्क ही कर देती हूँ अलग अलग कलर से, ये थोड़ा डायग्राम आप फुटे से स्केल से बना लीजिएगा, ये थोड़ा रफ ज़्यादा ही हो गया, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल को, CFA को। ध्यान देंगे, नाम अगर आप ABE आना था भाई, ABE आना था, हम अगर ले रहे हैं ABE, ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे ACF, तो ये वाला ट्राइंगल, ध्यान देना भाई, ये वाला दिख गया, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक को मैंने ब्लू कलर से डार्क कर दिया, एक में मैंने पेंसिल से शेड भर दी है। इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसके बाद हमने प्रूव करना है कि AB साइड AC के इक्वल है। अब हम यहाँ प्रूफ ले लेते हैं, प्रमाण ले लेते हैं। जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उनके 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इक्वल करने होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या इक्वल है, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF में, इन ट्राइंगल ABE एंड ACF। अब आप देखो आपको क्या दिख रहा है, एक तो जो ये A एंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो BAE और CAF, एंगल BAE और एंगल CAF इक्वल हो गया, कॉमन एंगल है, साझा एंगल है। आगे बढ़ूं, इस ब्लू ट्रायंगल में E एंगल 90 का है और इस पेंसिल वाले में F एंगल 90 का है, तो दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो गया, यानी BEA साझा, ये साझा लिखा है मैंने, एंगल BEA और एंगल CFA दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि बुक वाले ने बताया है। और उसने ये भी बताया है कि ये BE और ये CF दोनों इक्वल हैं, BE की लेंथ CF की लेंथ के इक्वल है, ये हमें दिया गया है, बुक वाले ने खुद बताया है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दो तो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई। इट मीन्स हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल साइड एंगल सर्वांग कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, ठीक है, यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये AB किसके इक्वल हो जाएगी, AC के, तो इसके लिए कोई ख़ास प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब AB किसके इक्वल हो गया, AC के। CPCT लिखते हैं हम यहाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में आप लिख सकते हो इति सिद्धम। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसका बेस हमें थोड़ा समझ आना चाहिए था। और ये है आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें ये डायमेंशन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं पहले यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ही बना लेती हूँ, ABCD, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, जबकि मैंने DA को छोटा ले लिया है, और AC फिर से हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इस पैरेललोग्राम, इस चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का भाई हमने निकालना है एरिया, ठीक है। तो भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल
का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन याद करें हमने चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र कर लिया है। और इस चतुर्भुज में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो हमारा पूरे के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी गिवन है उसको आप लिख लो भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में सारी भुजाएं फटाफट लिख दो। AB 3 सेंटीमीटर, BC और CD दोनों को मैं एक ही बार में लिख देती हूँ 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंट। हम इनके 2 भाग शुरू में ही कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में सबसे पहले इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ABC कौन सा ट्रायंगल है भाई? ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। इसकी तीनों देखो भुजाओं को हम नाम दे देंगे भी। माना एक भुजा A हमने नाम दे दिया AB को, कितना है 3 सेंटीमीटर। B नाम दे दिया हमने, वैसे तो A के सामने वाला A होता है पर आपके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और C भुजा नाम दे दिया हमने AC को 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की इसको भूल जाओ, आपको केवल ये ट्रायंगल दिख रहा है। हीरोन के फॉर्मूला से हमने इसका एरिया निकालना है, तो हम इसका निकालेंगे पहले सेमी पेरीमीटर। A + B + C/2, 3 + 4 + 5/2, 5 4 9 3 12, 12/2 यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन फार्मूला को यूज करते हुए, हीरोन सूत्र द्वारा, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैं साथ साथ इंग्लिश में भी बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज का यूज नहीं होता। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? S - A S - B S - C का अंडर रूट। तो भैया S कितना है बेटा जी? 6। A कितना है? 6 में से 3 माइनस कर दो, 6 में से B 4 माइनस कर दो, 6 में से C यानी 5 माइनस कर दो। 6 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1। आगे बढ़े, ये 3 2 जा 6, 6 6 जाए तो डायरेक्ट ही आ गया 36। 36 का मतलब हो गया अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये तो हमारे पहले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ADC ACD। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब आप ले लीजिए ट्रायंगल ADC में। ठीक है, जो साइड्स हैं वो 5 5 और 4 हैं। 5 5 और कितनी हैं? 4 हैं। तो A मैंने 5 ले ली है, B भी मैंने 5 ले ली है और C मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली है। सेमी पेरीमीटर फिर से वही 5 + 5 + 4, 14/2 7 आ गया। और अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। S S - A S - B और S - C का अंडर रूट। ठीक है, आगे बढ़े। 7 7 - 5 7 - 5 7 - 4 का अंडर रूट। 7 × 2 × 2 × 3। पहले तो ना मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, कंप्लीट स्क्वायर टर्म बन रही है तो बहुत ही बढ़िया। 7 दूनी 14 दूनी 28 नहीं बनेगी। 96 3 दूनी 6 नहीं बनेगा ये। वैसे भी दिख ही रहा है क्योंकि 2 के तो कंप्लीट फैक्टर बन रहे हैं लेकिन इनके नहीं बन रहे हैं। तो ये आप देखो 2 का तो पेयर बन गया तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 7 3 जा 21 रह जाएगा। तो ये बनेगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है तो 21 का अंडर रूट आपको निकालना आना चाहिए लंबी विभाजन विधि द्वारा। मेरे पास यहाँ साइड में स्पेस है तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये 8th क्लास में आ जाता है। तो 21 का ले लेते हैं अंडर रूट फटाफट से। 4 4 जा 16, 5 पॉइंट यहाँ 2 के पेयर ऐसे बनते चलेंगे। हम लेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 8, ऊपर से ये पेयर उतार लिया 500। 8 की टेबल को 50 तक ले जाओ, 8 6 48। यहाँ हम 86 लगाकर 6 से गुणा करेंगे तो लंबा जाएगा तो ये 5 पे जाएगा। यहाँ 5 लगाएंगे, 5 से गुणा करेंगे और 5 ही यहाँ लगाएंगे। 5 5 25 2 और ये 42 आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और ऊपर से फिर एक बार पेयर उतार लो
और या तो इन दोनों को जोड़ दो 85 और 5 को तो भी 90 आएगा, या ऊपर वाली टर्म को डबल कर दो 45 दूनी भी 90 आएगा। 9 7 63 और 9 8 72। तो यहाँ हम रफ में 90 के पीछे 8 लगाकर 8 से गुणा करके देखते हैं, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ 8 लगाएंगे, यहाँ 8 लगाएंगे, 8 8 64 और बेटा जी 8 9 72, क्योंकि 9 9 जाते 81 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 2 गए 2। तो 4.58 ये हमारा अंडर रूट आ गया 21 का, जिसे हम यहाँ पुट करेंगे 2 × 4.58 और मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 2 चौके 8 और 1 9, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ये है 6 और ये 9.16, तो ये 9 और 6 15.16, यानी कि 15.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर के लगभग आ जाएगा। तो ये था बेटा आपके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे लिखें या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।